increase in oxidation number is called oxidation and decrease in oxidation number is called reduction. जैसे अगर हम लोग इस एक बेसिक रिएक्शन को लें, इक्वेशन दिया हुआ है C प्लस O2 इट गिव्स CO2, ये केमिकल इक्वेशन है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन ऑक्सीडाइड हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें। यहाँ हम लोग बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है उस पर फोकस नहीं करें, वो बैलेंसिंग आगे का पार्ट होगा, सिर्फ आइडेंटिफाई करें। आप बता सकते हो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2 तब होगा जब वो किसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अब यहाँ देखो CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है और ये O2 भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये O2 मॉलिक्यूल आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। और ये अगर किसी दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तब उस कंडीशन में ऑक्सीजन का कितना होगा? -2, और कार्बन का निकालोगे तो +4। डायरेक्ट भी निकालने आ रहा है तो ठीक, डायरेक्ट नहीं निकालने आ रहा है तो आप एक्स मान करके निकाल सकते। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, इसी में अटक जाएगा वहीं पर। एक जगह बोलते हैं ऑक्सीजन का -2, दूसरी जगह बोलते हैं कि ऑक्सीजन का जो है 0। यही हमको नहीं समझ में आ रहा। समझो थोड़ा सा। जैसे अगर मान लिया कि हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं तब हमें केमिस्ट्री आता है, लेकिन हम अकेले बैठे हुए हैं तो केमिस्ट्री आता है क्या? हम किसको पढ़ाएंगे? अपने आप को पढ़ाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीजन का -2 तब होगा जब ये किसी के साथ में जुड़ा हुआ है। कार्बन का कुछ वैल्यू तब होगा जब वो किसी से जुड़ा हुआ है, एक्स मान करके हम लोग निकालते हैं। और जब वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, यानी कि खुद है, अकेले है, तो किसी के साथ बॉन्ड बना नहीं रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन तो ना तो वो किसी का अपनी तरफ खींचेगा और नहीं उसका इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट करेगा, तो वहां पर 0। यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंटल मॉलिक्यूल था, कार्बन एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, इसलिए इनका 0 हो गया। और इस जगह पर कंपाउंड के फॉर्म में है तो इनका कुछ ना कुछ। अब देखो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 से +4 में कन्वर्ट, और ऑक्सीजन का यहाँ 0 से -2 में कन्वर्ट। तो बताओ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? कार्बन का हो गया यहाँ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का 0 से -2 रिडक्शन। फिर याद करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन का खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करे। दूसरा एग्जाम्पल, CH4 प्लस O2 इट गिव CO2 और प्लस, इसमें आइडेंटिफाई करना है सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। जब ये कंपाउंड है तो हाइड्रोजन का +1 और कार्बन का -4। यहाँ ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, यहाँ ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +। अब कंपेयर कर सकते हो आप, उसको चेक करो जिनका चेंज हो रहा है। जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ भी +1, हाइड्रोजन यहाँ भी +1, यानी कि इनका चेंज नहीं कर रहा है। कार्बन का देखो यहाँ -4 है और यहाँ कितना हो गया? +4। तो जिनका चेंज कर रहा है उसको कंपेयर करोगे। यहाँ -4 से ये +4, यहाँ 0 से इसके साथ भी मिला सकते हो, यहाँ से भी मिला सकते हो। अब आप बताओ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? क्यों ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन का 0 से कहाँ गया? -2, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। इनका रिडक्शन हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, इनका रिडक्शन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और पहले ही बताए हैं कि यहाँ हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में बात नहीं करेंगे, अगला टॉपिक है हम लोग का बैलेंसिंग। जैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तब उसके लिए परेशान रहे हो, बैलेंस्ड है या नहीं है वो अलग बात है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करोगे आप भी। यहाँ सोडियम है, इनका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर, अब ये फॉर्मेशन कर लिया सोडियम क्लोराइड। बताओ यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का 0, NaCl में बताओ Na का +1 और Cl का -। अब तो पता चल रहा हो सोडियम 0 से +1 और क्लोरीन 0 से -। तो बताओ सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का
का रिडक्शन। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए किस रूप में, रिड्यूसिंग है, और ये ऑक्सीडाइजिंग है। एक और एग्जांपल देखो, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक डाल दिए, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक सल्फेट, ZnSO4। अगर रिवीजन किए होंगे आप तो आपको याद होगा कि SO4 के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है, -2। तो अगर SO4 का -2 है तो कॉपर का कितना हो जाएगा, +2। यहाँ बताओ जिंक का, वेरी गुड, क्यों 0, एलिमेंटल मॉलिक्यूल 0। कॉपर का बताओ, यहाँ जिंक का बताओ, क्योंकि सल्फेट का क्या होता है, -2। तो सल्फेट देखो यहाँ पर भी है, सल्फेट यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर है। तो अगर कोई कंपाउंड बदल रहा है तब तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। आयनिक इक्वेशन में हम लोग सिर्फ उसी को लेते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा होता है। इसलिए कई जगह पर देखोगे तो सल्फेट हटा देगा, सिर्फ चार्ज लिखा रहेगा Cu2+, Zn, फिर Cu और Zn2+। खैर अभी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं। Cu2+ 0 में कन्वर्ट किया और जिंक यहाँ से +2 में कन्वर्ट। बताओ इनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इनका रिडक्शन, और इसका बताओ ऑक्सीडेशन। समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अब इनको कॉपी करो, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे तो वो आप बनाओगे। स्क्रीन पर आपको एक केमिकल इक्वेशन दिख रहा है। सोडियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और चूंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसलिए एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। यहाँ प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन तो ये है, एग्जिस्ट करता है और होता है। यहाँ देखते हैं कि किनका ऑक्सीडेशन या किनका रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का -1, NO3 का -1 तो सिल्वर का +1, यहाँ भी NO3 का -1 तो सोडियम का +1, क्लोरीन -1 और सिल्वर +1। अब आप यहाँ देख रहे हो कि सोडियम का पहले भी +1 था, बाद में भी +1 है, सिल्वर का पहले भी +1 था, बाद में भी +1 है, यानी यहाँ किन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया वैसे केमिकल रिएक्शन का विच इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। यानी अब यहां पर ये आप दिमाग में रखोगे कि सारे केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। A redox reaction is a type of chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. It is a chemical reaction. It is double displacement reaction. It is precipitation reaction, but it is not a redox reaction. तो इसीलिए कई जगह पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन इन फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना। तो मे भी हो सकता है कि अभी से पहले तक आपके दिमाग में हो कि कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ना यहाँ कहाँ कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो सारे केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। सिर्फ वही रिडॉक्स रिएक्शन होगा जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में नहीं आता। ठीक है, नोट में लिखिए, लिखवा देते हैं। देखो द above chemical equation, the above chemical equation is an example of is an example of double displacement reaction, is an example of double displacement reaction or disproportionation reaction, sorry, double displacement reaction or precipitation reaction but it is not a redox reaction,
but it is not a redox reaction. It is not a redox reaction. Redox reaction because no one is oxidized, because no one is oxidized and reduced here. Oxidized and reduced here. ठीक है, तो अब आपका काम रहा कि रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर बता दिए, पहले वाले पार्ट का रिवीजन करना होगा। अभी क्वेश्चन दिए तो हम घूम रहे थे, देखिए कि आप में से अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आ रहा, सोच करके देखो ना, बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगा, और अभी तो आप यहीं अटक गए। अब आगे का सारा काम जो ऑक्सीडेशन नंबर पर ही बेस्ड है, और वो आसान सा पार्ट है, तो प्लीज़ उसके ऊपर में वर्क कीजिए। क्लास छूटा है तो उसको आप मांगिए, कॉपी मांगिए, क्या है उसे डिस्कस कीजिए। कहीं अटक गए हैं आप, नहीं क्लियर हो रहा है लिखने के बाद में भी, तो आप आकर के हमसे मिलिए कि सर यहाँ पर अभी तो सिर्फ आप ही का बैच चल रहा होता है, आपके आगे पीछे बिल्कुल खाली ही रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आप आकर के पूछिए, इतना तो आपको पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए हेडिंग, फिर समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो यहाँ देखो, बाद में कॉपी करना, समझ में आ जाएगा उसके बाद। ये केमिकल इक्वेशन लेते हैं हम लोग, H2O2, it decomposes to give H2O and O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज करता है तो वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो 2 उधर 2 इधर मल्टीप्लाई करना होगा, हम ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं। बैलेंस भी किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि किनका ऑक्सीडेशन और किनका रिडक्शन हो। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1, और हाइड्रोजन का +1। H2O ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, और यहाँ O2 का Q0 एलिमेंटल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसको अगर कंपेयर करें और यहाँ पर ऑक्सीजन को कंपेयर करें, तो फर्स्ट वाले में देखो ये -1 से किस में कन्वर्ट कर गया, -2 में। बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ -1 से ये 0 हो गया, इंक्रीज किया, निगेटिव से 0 की तरफ में बढ़ा, इंक्रीज किया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर कोई एक केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूज होता था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक ही केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो वैसे रिडॉक्स रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, यानी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन is a type of redox reaction in which a single substance is oxidized as well as reduced। अगर कोई एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो तो उसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। और ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड कहने का मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक से ज़्यादा बार पूछ चुका है। अब वहाँ 12th में जाने के बाद में हम बोलते हैं कि ये एग्जाम्पल याद रख लो। बोलता है कि सर ये समझ में नहीं है कि कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन हुआ। हम बोले वो समझने वाला चीज़ नहीं है, याद रखने वाला। रीजन ये कि अब वो समझाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर समझाना होगा, और ये ऑक्सीडेशन नंबर पहले नहीं पढ़ा है, तभी तो पहली बार डिसप्रोपोर्शनेशन समझ रहा है, सुन रहा है कि ये सर है क्या, नहीं समझ में आया, इसका मतलब 11th में नहीं समझा है। अभी आपको इसलिए बोले क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऑक्सीडेशन और क्यों रिडक्शन हो रहा है। बार बार जो बोलते हैं कि 11th फाउंडेशन है, आपका बेस है जिस पर आपका 12th टिका हुआ है। 11th को इग्नोर करके 12th में बेटर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
अगर 11th को आप इग्नोर कर दिए कि हम 12th में बहुत मेहनत करेंगे, कीजिएगा मेहनत, लेकिन वो जो आपको यहाँ इग्नोर करने की वजह से जो निगेटिव पार्ट आया है वहाँ आपके मेहनत को तो माइनस में कर ही देगा, वो घटाएगा ही घटाएगा। यहाँ -10 लेके गए हैं, वहाँ 100 एकदम लाने का मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये -10 और 100 90 तक ही पहुँच जाएगा ना आपको। 100 कर दिए यानी कि आपका पूरा का पूरा मेहनत किए, ये वाला पार्ट तो आपका अफेक्ट करेगा। तो जैसे जहाँ पर जो बताए कि देखो ये 12th में कंसेप्ट यूज होता है, तो आपको याद रखना है, आपको मार्क करना है, अच्छा इसके ऊपर में क्या बताना है। कई एग्जाम्पल्स हैं, समझ में आया है? एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे 3PO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन का +1 और फॉस्फोरस का +1 हो रहा है, -4 +3 +1, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस का, यहाँ ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस का +3, 3 2 6 एंड 3 +3। H3PO4 होता तब +5 होता। अब देखो तो यहाँ पे फॉस्फोरस का +1 से -3 हुआ, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इनका रिडक्शन हुआ। और ये +1 से +3 हुआ, इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये वाला एग्जाम्पल आसान है, इसको याद रखो। अगर बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो बैलेंस भी कर सकते हो आप। जैसे अगर इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, यहाँ 2 एंड 2, बैलेंस हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, और रिडॉक्स रिएक्शन से अगर क्वेश्चन पूछना है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, एटलीस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये तो डिजर्व करता है कि रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। जैसे होता है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन तो रहना ही रहना चाहिए वहां पर ये क्वेश्चन। इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा और चलते हैं कि क्या कोई स्पेशल कंडीशन है कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। आप सोचो, डिस्प्रोपोर्शनेशन तभी करेगा जब वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और जब वो एलिमेंट रिड्यूस भी हो सकता है। अब अगर आप रिएक्टेंट साइड में वैसे सब्सटेंस को लेके चल रहे हैं जिनका ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर हायर है, तब वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है, अब वो नहीं बढ़ सकता है। वहीं अगर किसी का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू है तो वो सिर्फ क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी हायर और लोअर वैल्यू के बीच का होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हायर और लोअर वैल्यू कितना होगा। हालांकि हमें लग रहा है कि पहले भी आपको बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव वैलेंसी के बराबर होता है। तो अगर आपको हायर और लोअर लिमिट पता चल गया तो वो सारे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हायर और लोअर के बीच का कोई भी है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का भी मिलेगा, यहाँ आपके बुक का एक क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाई। यानी कि इनमें से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है और क्यों नहीं कर सकता। तो इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन 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 सब में, और सिर्फ और फिर क्या है? क्लोरीन। तो आप क्या करोगे? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सब में निकाल लोगे। अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हायर और लोअर वैल्यू के बीच का है तब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, और अगर लोवेस्ट वैल्यू है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा, और हायर वैल्यू है तो वो सिर्फ रिड्यूस करेगा। यानी ये कंसेप्ट यहाँ, if the oxidation number of an element is intermediate of lower and higher value then it can show disproportionation reaction। जो भी बोल रहे थे वही यहाँ पर है। The higher oxidation number is equal to its valence electron and the lower oxidation number is equal to its valency। और वो किस फॉर्म में? निगेटिव में। जैसे कुछ एक एलिमेंट का बताते भी हैं, मान लिया क्लोरीन ले रहे, बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70, कॉन्फ़िगरेशन बताओगे तो 287। अब आप बताओ इसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर +7, पॉजिटिव में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, और लोअर बताओ कितना होगा, -1। दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मान लिया कि फॉस्फोरस ले लिए, एटॉमिक नंबर 15 है, बोलो कन्फिग्रेशन 2 8 5, बोलो इसका हायर वैल्यू +5 और लोअर वैल्यू -3। अब अगर मान लिया कि हम रिएक्टेंट में H3PO4 ही ले लिए, जैसे कि उस वाले एग्जाम्पल में देखे थे, H3PO4 ले लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5, तो हायर वैल्यू आ गया। अब वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, तो उसको चेंज करके फिर दूसरा एग्जाम्पल में देना पड़ा। डिसप्रोपोर्शनेशन तभी शो करेगा जब रिएक्टेंट का उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और -3 के बीच का होगा, तभी तो वो ऑक्सीडाइड भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो बताओ, तो वो जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। सिंपल करना क्या था, इसमें ये पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन ऑक्सीडेशन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ClO- पहले इसी का निकाल लेते हैं। ClO- में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होता है, तो क्लोरीन का मान लेते हैं X, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1, X -2 इज इक्वल टू -1, X शुड बी इक्वल टू -1 + 2, वैल्यू कितना हो गया, +1, यानी यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। दूसरा कौन सा है, ClO2-, ClO2-, यहाँ भी क्लोरीन का निकालते हैं, X + -2 × 2 इज इक्वल टू -1, X - 4 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +3, यानी यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ClO3-, यहाँ क्लोरीन का निकालना है, X + -2 × 3 इज इक्वल टू -1, X - 6 इज इक्वल टू -1, X शुड बी इक्वल टू +5। लास्ट है ClO4-, क्लोरीन का निकालते हैं, X + -2 × 4 इज इक्वल टू -1, X - 8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +7, यानी यहाँ +7 हुआ। आपका स्पीड वो वैरी कर सकता है आपके बगल वाले से। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप एक्यूरेसी पर ध्यान दो, स्पीड पर नहीं। एक्यूरेसी आएगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्यूरेसी पर ठीक है, वो डायरेक्ट निकाल रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। हमको X से मान करके देखो तो कितना आसान सा था, नहीं सारा क्वेश्चन पूरा एक क्लास जो ऑक्सीडेशन नंबर से ही रिलेट किए थे, उसी से बताए थे। अब जब ये पता चल गया तो अभी बताए हैं 2-3 बार, डिसप्रोपोर्शनेशन वही शो करेगा जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर लोअर और हायर के बीच का हो। क्लोरीन का लोअर और हायर वैल्यू देखो, यहाँ हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +7, और लोअर कितना हो सकता है, -1। अब देखो तो कौन नहीं शो कर सकता है, लास्ट वाला। क्यों नहीं शो कर सकता है, क्योंकि ये +7 है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, ये अब ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जबकि ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन कर सकता है, ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, लेकिन ये शो नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन शो नहीं करेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ClO4-। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इन इट क्लोरीन हैज हायर ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू, इट इज +7, इट ओनली रिड्यूस, इट कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज। तो ये नहीं शो कर। बनाए थे आप लोग, कितने लोगों का सही हुआ था, पर देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, और मेटल इसमें कौन सा हो गया, Au, गोल्ड मेटल को लिया जाता है। बता रहे थे कि ट्रांजिशन मेटल D एंड F ब्लॉक एलिमेंट 12th में पढ़ना है, वहां पढ़ेंगे हम लोग। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो फॉर्मूले में या नाम में उनके ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में उसके साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर Au का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो बता तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, Au का क्या मान लेंगे, X, क्लोरीन का -1 × 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो गया 1 + X - 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3, -3 उधर ले जाएंगे,
अब देखो इसका फार्मूला HAU और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिख दिए। तो स्टॉक नोटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटेन जस्ट आफ्टर इट्स सिंबल, यानी कि जहां पर उसके ऑक्सीडेशन नंबर को उसके सिंबल के ठीक बाद में लिख दे। जैसे यहां पर भी देखो FeO को ले लेते हैं, FeO में डायरेक्ट निकाल के देखो तो ऑक्सीजन का -2, आयरन का Fe2O हो गया, फार्मूला वही है। यहाँ देखो थैलियम मेटल है, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ +2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया +1, तो Tl2 1O। यहाँ देखो MnO2 मेटल कौन है मैंगनीज, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो -2 × 2 -4, इनका कितना हो गया +4, तो मैंगनीज का कितना हो गया। आया समझ में स्टॉक नोटेशन कैसे निकाला जाता है, लिखिए डेफिनेशन। चलिए बताइएगा तो, बताओ यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ फार्मूला लिखेंगे Mn2O। यहाँ बताओ आयरन का, यहाँ Fe2 ऑक्सीडेशन नंबर 3O3, CuCl2 में ऑक्सीडेशन नंबर 2 +2, यहाँ 2Cl2, यहाँ बताओ Cu1, देखो ये भी कॉपर क्लोराइड है, ये भी कॉपर क्लोराइड है, तो कई जगह पर फॉर्मूला ही नहीं नाम देखोगे तो इसके लिए ऐसे लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा बुक में, कॉपर 2 क्लोराइड, और कहीं कहीं मिलेगा तुमको ऐसे कॉपर 1 क्लोराइड। ये स्टॉक नोटेशन से ही रिलेटेड है, यानी ये भी कॉपर का क्लोराइड है, ये भी कॉपर का क्लोराइड है, लेकिन यहाँ इस कॉपर क्लोराइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और यहाँ पर कॉपर का 1 है। तो ये देखोगे आप केमिस्ट्री के बुक में देखोगे तो कई जगह पर फार्मूला में वो ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा, तो हमको लगता है कि अब समझ में आ गया हो कि उसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि उस कंपाउंड में उस ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पर उनका 1 है। हो गया ये। अब इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, 2 पार्ट है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।